हेलो एवरीवन। तो आज हमें स्टार्ट करना है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का टॉपिक नंबर 6 जो कि है डिफ्यूजन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। देखिए, डिफ्यूजन के बारे में हम पहले से जानते हैं कि एक पैसिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस होती है जिसमें कोई भी एटीपी यूज़ नहीं होता। अब हमें सबसे पहली चीज़ क्या पढ़नी है? फिक्स लॉ। फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या कहता है कि डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड एरिया एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस। तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा के जब डिफ्यूजन कांस्टेंट आया तो डिफ्यूजन बराबर आया एरिया मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मल्टीप्लाइड बाय डिफ्यूजन कांस्टेंट अपॉन थिकनेस। इतना क्लियर हो गया। देखिए, इसके बाद हमें देखना है कि डिफ्यूजन डिक्रीज होता है एम्फोसीमा में भी और पल्मोनरी फिब्रोसिस में भी। दोनों कंडीशन में डिफ्यूजन डिक्रीज होता है, लेकिन दोनों कंडीशन में डिफ्यूजन डिक्रीज होने की दो अलग अलग वजह है। एम्फोसीमा में क्या होता है? इसमें होती है जो मेम्ब्रेन सरफेस एरिया होता है, ठीक, इसमें होता है प्रोटीएस मीडिएटेड डिस्ट्रक्शन ऑफ मेम्ब्रेन सरफेस एरिया। प्रोटीएस किसका कारण क्या होता है? जो मेम्ब्रेन सरफेस एरिया हो जाता है वो कम हो जाता है। जब सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है डिफ्यूजन कम हो जाएगा। ठीक, ये तो हो गया एम्फोसीमा। इसके बाद पल्मोनरी फिब्रोसिस में क्या होता है? इसमें जो थिकनेस है, थिकनेस इंक्रीज होती है। तो जब थिकनेस इंक्रीज होगी, ये भी ऑब्वियस सी बात है कि डिफ्यूजन डिक्रीज होगा। ठीक, तो इसके बाद देखिए, इसके बाद हम पढ़ेंगे डिफ्यूजन को मेजर कैसे किया जाता है। डिफ्यूजन को मेजर किया जाता है एक टेस्ट से जिसको हम बोलते हैं डीएलसीओ टेस्ट, डिफ्यूजन कैपेसिटी ऑफ लंग्स फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक, अब जो नॉर्मल डीएलसीओ होता है वो होता है 25 ml पर मिनट पर mmHg प्रेशर। ठीक, ये नॉर्मल वैल्यू आप याद रखिएगा। और डिफ्यूजन मेजरमेंट के लिए किस टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है? डीएलसीओ टेस्ट। ठीक, अब हमने अभी देखा डिफ्यूजन कहाँ कहाँ पे डिक्रीज होगा, जहां जहां डिफ्यूजन डिक्रीज होगा। ये डिफ्यूजन के लिए ही तो टेस्ट है। तो जहां जहां डिफ्यूजन डिक्रीज होगा वहां वहां डीएलसीओ डिक्रीज होगा, और जहां जहां डिफ्यूजन इंक्रीज होगा वहां वहां डीएलसीओ इंक्रीज होगा। या हम उल्टा भी कह सकते हैं कि डिक्रीज्ड डीएलसीओ शोज अस डिक्रीज्ड डिफ्यूजन एंड इंक्रीज्ड डीएलसीओ शोज अस इंक्रीज्ड डिफ्यूजन। ठीक, तो डिफ्यूजन कम होता है एम्फिसीमा और पल्मोनरी फिब्रोसिस में, तो इन दोनों कंडीशन में डीएलसीओ कम हो जाएगा और डीएलसीओ इंक्रीज होगा फिजियोलॉजिकली एक्सरसाइज में और पैथोलॉजिकली पॉलीसाइथीमिया में। ठीक, कैसे? देखिए, फिजियोलॉजिकली हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो ज़्यादा डिफ्यूजन करवाना पड़ता है। इसके बाद पैथोलॉजिकली जब पॉलीसाइथीमिया हो जाएगा तो आरबीसीज इंक्रीज हो जाएंगी। आरबीसीज इंक्रीज हो जाएंगी तो ऑक्सीजन का लेन देन बहुत तेज हो जाएगा। ठीक, इसके कारण भी क्या हो जाएगा? डिफ्यूजन बढ़ जाएगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद हमें पढ़ना है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, कौन कौन सी गैस को हमें ट्रांसपोर्ट कराना है? सबसे पहले हम ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कराएंगे, उसके बाद हम कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट कराएंगे। देखिए, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है दो फॉर्म्स में। मेजर जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट है दैट इज कैरीड बाय हीमोग्लोबिन। ठीक, तो हमने क्या कहा? 99% जो हीमोग्लोबिन की मदद से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है। ओके, अब देखिए, ये बात हमने ब्लड फिजियोलॉजी में भी कही थी कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन क्या कर सकता है? 1.34 ml ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है। ऑन एन एवरेज हमें 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है, तो हमारी ब्लड के 1 डेसीलीटर में या 100 ml में कितना ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है? 20.1 ml अप्रोक्सीमेटली। ठीक, देखिए, ये तो हुई मेजर मेजर फॉर्म में कैसे ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। अब थोड़ा थोड़ा माइनर ट्रांसपोर्ट भी किया जाता है ऑक्सीजन का। कैसे? डिसॉल्व फॉर्म में ऑक्सीजन होता है 0.3 ml ऑफ ऑक्सीजन पर 100 ml। ठीक, ये डिसॉल्व फॉर्म में होता है, ये है माइनर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। देखिए, ये 0.3 ml है सिर्फ, आपको लग रहा होगा इसका क्या ही यूज होगा, लेकिन पार्शियल प्रेशर जो है, पार्शियल प्रेशर को यही 0.3 ml डिटरमाइन करता है। यानी ये जो डिसॉल्व फॉर्म में ऑक्सीजन होता है, दिस इज व्हाट डिटरमाइंस द पार्शियल प्रेशर। ओके, तो इसके बाद क्या हमें देखना है? इसके बाद हमें देखना है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। तो इसमें हम क्या देखेंगे? इसमें सबसे पहले आपको याद रखना है कि एक्स एक्सीज में क्या होता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है, और वाई एक्सीज में होता है परसेंटेज ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। एक्स एक्सीज में क्या होता है? पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का, और वाई एक्सीज में होता है परसेंटेज ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। ये समझ आ गया। इसके बाद क्या देखना है कि जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व होता है, इसकी शेप कैसी होती है? ये सिग्मॉइड होता है, सिग्मॉइड। ठीक, हम कह सकते हैं एस शेप्ड होता है। ठीक, इसके बाद क्या होता है? देखिए,
इसमें दो फेजेस होती है, एक तो ये स्टीप फेज होती है, दूसरा ये प्लेटू फेज होता है। आप देख सकते हैं जो स्टीप फेज है इसमें 90% हीमोग्लोबिन का सेचुरेशन हो रहा है और बाकी 10% किस में होता है, प्लेटू फेज में हो रहा है। दो बातें, पहली बात क्या, तीन बातें हो गई अब तक। पहली बात ये हुई कि एक्स एक्सिस में होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, वाई एक्सिस में होता है परसेंटेज ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। दूसरी बात शेप होती है सिग्मोइड। तीसरी बात दो फेजेस होती हैं इसमें, एक तो स्टीप फेज और प्लेटू फेज। स्टीप फेज में क्या होता है 90% सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन और प्लेटू फेज में क्या होता है 10% सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद क्या देखना है हमें, इसके बाद देखना है कि एक पॉइंट जहां पे 50% सैचुरेशन हो रहा है हीमोग्लोबिन का, उसको हम बोलते हैं P50। क्या, पॉइंट करस्पॉन्डिंग टू 50% सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इज नोन एज P50 फॉर दिस ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। और P50 मेनली करस्पॉन्ड करता है टू 27 mmHg। कितना, 27 mmHg PO2। देखिए इसी में आपको क्या कर सकते हैं, उलझा सकते हैं। आपको बोल सकते हैं बोलिए P50 पे कितना पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का, तो हो सकता है आप बोलो कि P50 पे 50 mmHg होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। P50 क्या होता है, इट्स द पॉइंट करस्पॉन्डिंग टू 50% सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड इस पे जो पार्शियल प्रेशर होता है वो होता है 27 mmHg। देखिए अब आप सबके दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व की शेप जो है वो सिग्मोइड क्यों है, वो स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं है। देखिए इसका भी जवाब देंगे। जब कोई भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ा नहीं होता है उस टाइम पे हम हीमोग्लोबिन को बोलते हैं टी हीमोग्लोबिन, टाइट हीमोग्लोबिन। अब जब पहला ऑक्सीजन आता है और इस हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाता है, ठीक, इस ऑक्सीजन को बहुत ही डिफिकल्टी होती है इस हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ने में क्योंकि ये होता है टाइट हीमोग्लोबिन। इसके बाद जब ये ऑक्सीजन जुड़ गया, जुड़ने के बाद ये हीमोग्लोबिन हो गया रिलैक्स। अब हमने इसको कहा रिलैक्स्ड हीमोग्लोबिन। अब रिलैक्स क्यों हुआ, क्योंकि पहला ऑक्सीजन जुड़ते ही इस टाइट हीमोग्लोबिन के जो सॉल्ट ब्रिजेस थे वो टूट गए। वो सॉल्ट ब्रिजेस टूटने के कारण ये टाइट हीमोग्लोबिन से रिलैक्स्ड हीमोग्लोबिन हो गया और बाकी के 3 ऑक्सीजन जो है बड़ी आसानी से इस रिलैक्स्ड हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ गए। ठीक, तो हमने क्या कहा, फर्स्ट ऑक्सीजन बाइंड्स विद डिफिकल्टी एंड द रिमेनिंग 3 ऑक्सीजन बाइंड विद ईज। This theory is known as theory of cooperativity and this is the reason for sigmoid shape of oxygen dissociation curve। ठीक, समझ आया। पहला ऑक्सीजन जो होता है वो बाइंड करता है विद टाइट हीमोग्लोबिन, टाइट हीमोग्लोबिन चेंज हो जाता है जो रिलैक्स्ड हीमोग्लोबिन बाय ब्रेकेज ऑफ द सॉल्ट ब्रिजेस। अब जो दूसरा, तीसरा और चौथा ऑक्सीजन है वो इजीली बाइंड कर पाता है। इसी के कारण क्या होता है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व की जो है वो सिग्मोइड शेप आ जाती है और इस थ्योरी को हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ कोऑपरेटिविटी। इतना क्लियर हो गया। देखिए इसके बाद हमें पढ़ना है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है राइट शिफ्ट एंड लेफ्ट शिफ्ट ऑफ ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। देखिए इसको हम एक ट्रिक से याद करेंगे कि राइट शिफ्ट में क्या होता है, लेफ्ट शिफ्ट में क्या होता है। ठीक, तो जो लेफ्ट शिफ्ट है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व का, लेफ्ट शिफ्ट का आप एल लीजिए। लेफ्ट शिफ्ट में क्या होता है, लोडिंग होती है ऑक्सीजन की, लोडिंग में भी एल है। कहां पे होती है, एट द लेवल ऑफ लंग्स, लंग्स में भी एल है। तो जो ही मेरे दिमाग में आता है लेफ्ट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट का मैं एल इमेजिन करता हूँ। एल इमेजिन करने के बाद लोडिंग याद आता है मुझे, लोडिंग से मुझे लंग्स याद आता है। तो लोडिंग ऑफ ऑक्सीजन इन लंग्स होता है लेफ्ट शिफ्ट में। क्यों होगा, ड्यू टू हाई एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन। ठीक, इसके बाद जो ही मेरे दिमाग में आता है राइट शिफ्ट, तो मुझे याद आता है रिलीज। रिलीज कहाँ पे होगा, टिश्यूज़ की लेवल पे। क्यों, क्योंकि लो एफिनिटी है हीमोग्लोबिन की टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ठीक, अब देखिए दो इफेक्ट है, एक तो हेल्डेन इफेक्ट, बॉल्स इफेक्ट। हेल्डेन इफेक्ट का क्या मैंने याद रखा है कि हेल्डेन इफेक्ट का जो एल है ये बहुत ही लंबा है और बॉल्स इफेक्ट का जो आर है ये बहुत ही लंबा है। इस एल से हमें याद आता है लोडिंग ऑफ ऑक्सीजन कहाँ पे होती है, एट द लेवल ऑफ लंग्स, रिजल्टिंग इन अनलोडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और बॉल्स इफेक्ट क्या होता है, आर फॉर रिलीज ऑफ ऑक्सीजन एट द लेवल ऑफ टिश्यूज। ठीक, इसके बाद देखिए
एक तो होता है राइट शिफ्ट ऑफ ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, दूसरा होता है लेफ्ट शिफ्ट ऑफ ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। देखिए राइट शिफ्ट में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है एट द लेवल ऑफ टिश्यूज, ठीक। अब हाइपोक्सिया है तो टिश्यूज को क्या है, टिश्यूज को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, तो टिश्यूज को जल्दी जल्दी ऑक्सीजन देना है तो जल्दी जल्दी रिलीज होगा। दिस विल रिजल्ट इन राइट शिफ्ट ऑफ ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। अब देखिए हाइपरकार्बिया, देखिए हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, ठीक। वहां से कौन आता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन को कहता है मेरे साथ जुड़ जाओ, मेरे साथ जुड़ जाओ, मेरे साथ जुड़ जाओ, मेरे साथ जुड़ जाओ। तो एफिनिटी कम होती है, फिर हो जाती है किसके लिए, हीमोग्लोबिन की, अब ऑक्सीजन के लिए। इन केस ऑफ हाइपरकार्बिया दिस ऑल्सो रिजल्ट्स इन राइट शिफ्ट ऑफ ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। तो जो एसिडोसिस है, एसिडोसिस में क्या होता है, 2,3 डीपीजी इंक्रीज होता है, 2,3 डीपीजी इंक्रीज होता है। ये 2,3 डीपीजी रिजल्ट्स इन रिलीज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन, रिजल्ट्स इन रिलीज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन। तो इसके कारण भी क्या होता है, राइट शिफ्ट होता है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व का। और एक्सरसाइज के टाइम तो आपको पता ही है, एक्सरसाइजिंग टिश्यू बहुत बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन करा रहा है, तो जिसके कारण हमें ऑक्सीजन की और रिक्वायरमेंट पड़ जाती है, तो ज़्यादा रिलीज होता है ऑक्सीजन का। दिस विल ऑल्सो रिजल्ट इन राइट शिफ्ट ऑफ ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। इसके बाद हम देखेंगे कॉजेज ऑफ लेफ्ट शिफ्ट ऑफ ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। तो हाइपोकार्बिया में क्या होता है, देखिए हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, जब कार्बन डाइऑक्साइड कम है तो कार्बन डाइऑक्साइड कम है तो इन्हें डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है, तो इनकी जोड़ी लंबी चलती है। जोड़ी लंबी चलेगी तो एफिनिटी ज़्यादा किसकी, हीमोग्लोबिन की टुवर्ड्स ऑक्सीजन, तो इसी के कारण क्या होता है, लेफ्ट शिफ्ट होता है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व का। ऐसे ही एल्कलोसिस के केस में, जैसे एसिडोसिस के केस में 2,3 डीपीजी की कंसंट्रेशन बढ़ती है, एल्कलोसिस के केस में 2,3 डीपीजी की कंसंट्रेशन कम होती है। तो इस केस में भी क्या होता है, रिलीज नहीं हो पाता ऑक्सीजन का और लेफ्ट शिफ्ट हो जाता है। देखिए जो फीटल हीमोग्लोबिन होता है इसकी एफिनिटी कम होती है 2,3 डीपीजी के लिए। जब 2,3 डीपीजी के लिए एफिनिटी कम है तो रिलीज नहीं हो पाएगा और लेफ्ट शिफ्ट करवाएगा, तो फीटल हीमोग्लोबिन के कारण भी लेफ्ट शिफ्ट होता है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व का। अब देखिए जो स्टोर्ड ब्लड होता है, स्टोर्ड ब्लड में हम कुछ फैक्टर्स ऐड करते हैं जो ग्लाइकोलिसिस को इनहिबिट करते हैं। ग्लाइकोलिसिस इनहिबिट होगा तो 2,3 डीपीजी की कंसंट्रेशन कम होगी। अब ऐसे ही आप और एक फैक्टर याद रखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसके कारण भी लेफ्ट शिफ्ट होता है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व का, ठीक। इतना क्लियर हो गया। तो इसके साथ हमारा कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट शुरू होता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट खत्म होता है, ठीक। तो देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसमें से 70% तक ट्रांसपोर्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट और 23% ट्रांसपोर्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, यानी कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंड विद हीमोग्लोबिन। 7% डिजोल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, याद हुआ, 70% बाइकार्बोनेट की फॉर्म में, 23% कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंड होता है विद हीमोग्लोबिन, और 7% डिजोल्व फॉर्म में। इसके बाद देखिए होता क्या है, देखिए सेल के अंदर ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन आते ही वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के बाद चेंज हुआ इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन करके बनाया बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट टूटा इनटू H प्लस एंड HCO3 माइनस। जो ये HCO3 माइनस है ये दिया जाता है प्लाज्मा को, जिसके बदले वहां से आ जाता है क्लोरीन, क्लोराइड आयन, ठीक। तो इस फिनोमेना को, फॉर एवरी बाइकार्बोनेट इफ्लक्स देयर इज क्लोराइड इनफ्लक्स टू मेंटेन द इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी इनसाइड द सेल। इस फिनोमेना को हम बोलते हैं क्या, हैम्बर्गस फिनोमेना, हैम्बर्गस फिनोमेना। देखिए क्या हो रहा है, सेल के अंदर क्लोराइड आयंस आ रहे हैं, क्लोराइड आयंस क्या होते हैं, ऑस्मोटिकली एक्टिव होते हैं, तो इसके कारण इस सेल का जो वॉल्यूम है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। यही हमने कहा कि पैक्ड सेल वॉल्यूम इज 3% हायर इन वीनस ब्लड, क्योंकि वीनस ब्लड में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है तो वहां हैम्बर्गर फिनोमेना हो जाता है, जिसके कारण क्लोराइड अंदर आ जाता है। क्लोराइड के अंदर आने के कारण क्या होता है, इसका ऑस्मोटिक जो वैल्यू है वो इंक्रीज होता है, ठीक। और सेल क्या कर जाती है, थोड़ी सी स्वेल करती है, 3% इंक्रीज होता है इसका पैक्ड सेल वॉल्यूम, ये हमने कहा ड्यू टू क्लोराइड इनफ्लक्स। अब जो यहाँ पे H प्लस आयन बने, इनको कौन बफर करता है, हीमोग्लोबिन इनको बफर करता है। इतना समझ आया आपको कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट में, ठीक। तो देखिए
अब हमें क्या पढ़ना है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व की तरह एक कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएशन कर्व भी है, ठीक। तो कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएशन कर्व अब ये क्या होता है, ये लीनियर होता है रादर देन जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व था वो सिग्मॉइड होता है। देखिए अब इसमें याद रखना है कि एक्स एक्सिस में क्या होता है, जैसे हम हर ग्राफ के लिए याद रखते हैं, एक्स एक्सिस में होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या गैस प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी। इसके बाद वाई एक्सिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड, कितना कार्बन डाइऑक्साइड है पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड, ठीक। तो देखिए ये जो ग्राफ है ये थोड़ा कैसा बन जाता है, ये लीनियर ग्राफ बन जाता है। आप पूछोगे कि लीनियर ग्राफ क्यों बन जाता है, क्योंकि क्या देखिए जो हमारा वीनस ब्लड होता है ना, वीनस ब्लड में PCO2 होता है 45 mmHg, एट्रियल ब्लड में जो PCO2 होता है वो होता है 40 mmHg। इतना क्लियर हो गया। अब जो वीनस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड होता है पर डेसीलीटर वो होता है 52 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर डेसीलीटर, और एट्रियल ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है पर डेसीलीटर वो होता है 48 ml। तो 5 mmHg प्रेशर में 4 ml गैस का एक्सचेंज हुआ। वही हमने कहा नॉर्मली 4 ml ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड। यही हमने कहा बिकॉज ऑफ लार्ज लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद अ स्मॉल चेंज इन पार्शियल प्रेशर लीनियर शेप इज प्रेजेंट इन कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएशन कर्व। देखिए बहुत कम पार्शियल प्रेशर में चेंज आ रही है और बहुत ज़्यादा लोडिंग अनलोडिंग हो रही है, इसी के कारण ये जो कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएशन कर्व है इसकी कैसी लीनियर शेप आ रही है, ठीक। तो इसी के साथ हमारा कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएशन कर्व भी कंप्लीट होता है, ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद हमें पढ़ना है न्यूरल रेगुलेशन, केमिकल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। और उसके बाद आखिरी में हम अप्लाइड पढ़ेंगे जिसमें हमें मज़ा आने वाला है पढ़ने में, क्योंकि उसको हम बहुत ही एक डिफरेंट वे में पढ़ेंगे अप्लाइड को, ठीक। तो अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इन्हें लाइक कीजिए, हमारी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपनी फ्रेंड्स के साथ, और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू।